So Namaskaram all, and the next concept that we are going to discuss now here is e-way bill. Okay. Now why e-way bill was introduced in India? Because before GST we had VAT, value added tax, and one of the common scam or manipulation in VAT that government has observed is पब्लिक बिल बनाता था लेकिन मटेरियल सप्लाई नहीं होता था। इनवॉइसेस बनते थे लेकिन मटेरियल सप्लाई नहीं होते थे। पहला फ्रॉड कि खाली इनवॉइस इश्यू किया जा रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे पास ऑन करने के लिए, लेकिन मटेरियल सप्लाई नहीं होता। और दूसरा फ्रॉड जो उससे भी बड़ा है, मटेरियल सप्लाई होता था लेकिन बिल नहीं इश्यू होता था। आपको दो टाइप के फ्रॉड समझ रहे क्या? पहले वैट लॉ में क्या दो टाइप की चोरी होती थी? एक तो इनवॉइस इश्यू होता था लेकिन मटेरियल सप्लाई नहीं होता था, और दूसरा फ्रॉड मटेरियल सप्लाई हो जाता था, स्मगलिंग हो जाता था, लेकिन इनवॉइस नहीं होता था, कच्चा बिल जाता था। तो अभी इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट निकाला, इन्होंने बोला कि सुनो, अब इनवॉइस एक अलग डॉक्यूमेंट होगा और इलेक्ट्रॉनिक वे बिल एक अलग डॉक्यूमेंट होगा। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक बिल? जब आपकी फैक्ट्री में से माल लोड होता है, जब आपकी फैक्ट्री में से गुड्स लोड होंगे, आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से जब आपके गुड्स लोड होंगे किसी भी ट्रक में, किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, तो ये ट्रक ड्राइवर अपना गुड्स का मूवमेंट तभी स्टार्ट करेगा जब इसके पास मिनिमम दो डॉक्यूमेंट है। सर मिनिमम कौन से? दो से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम दो होने चाहिए, ठीक है ना। जब तक ये सप्लायर इसको क्या क्या नहीं देता, मिनिमम दो डॉक्यूमेंट नहीं देता। कौन से दो डॉक्यूमेंट सर? उनमें है इनवॉइस प्लस इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ये दो डॉक्यूमेंट देने हैं उनको, ठीक है। तो सर इससे क्या हो जाएगा? तो व्हेनेवर द ट्रक इज कैप्चर्ड ऑन एनी चेक पॉइंट, बहुत सारे चेक पॉइंट होते हैं, बॉर्डर क्रॉस होती है तो चेक पॉइंट होते हैं, हाईवे पे चेक पॉइंट लगा देते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार, वो बैरिकेड डाल के हाईवे में से एक एक ट्रक को वो आगे छोड़ते हैं। तो जो चेक पॉइंट होते हैं वहां पे अगर हमारे ट्रांसपोर्टर के पास इन दो डॉक्यूमेंट में का एक भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं होता तो दैट्स अ क्राइम, और फिर इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है। तो द लॉ इज बिकमिंग वेरी मच स्ट्रिक्ट। ये तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे जो फ्यूचर वाला लॉ है वो आप समझो क्या होने वाला है। फ्यूचर में जितने भी ट्रक होते हैं उनमें डिवाइस लगेगा, जीपीआरएस का जैसे डिवाइस होता है ना, जैसे ओला उबर में आपने देखा होगा। ओला उबर जब आप बुक करते हो तो आपको दिखता है कि आपकी कार कहाँ पे है, एग्जैक्टली वैसे दिखता है कि कौन से रूट से आपकी कार आ रही है। वैसे डिवाइस लगने वाले हैं इन सारे ट्रक्स में, ठीक है ना। मैंडेटरी करने वाला है गवर्नमेंट, धीरे धीरे हो जाएगा वो सिस्टम। और जितने भी हमारे जीएसटी के इंस्पेक्टर्स होते हैं जो वेरिफिकेशन करने के लिए हाईवेज पे रहते हैं, उनके पास टैब दिया जाएगा, ठीक है ना। कोई भी एक टैब होगा और वो टैब में देखेंगे कि उनके चेक पॉइंट पे से अभी कौन से ट्रक पॉसिबली जाने वाले, तो ही विल बी एबल टू सी ऑल द ट्रक्स विच आर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है ना। और उसमें से वो अलग अलग ट्रक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट करेंगे उसके रिलेटेड का इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, डेस्टिनेशन कहाँ पे जाने वाला है, एवे बिल है या नहीं है, वो सब कुछ जो है ना ऑटोमेटिकली डिजिटली आने वाला है। तो फ्यूचर इज गोइंग टू बी मोर सिक्योर्ड फॉर टैक्सेशन सिस्टम एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर द टैक्स इवेडर्स फॉर श्योर। लेकिन ये आज के तारीख में हमको ईवे बिल पढ़ना है, ठीक है। ईवे बिल के बेसिक प्रोविजंस को फटाफट पढ़ लेते हैं इस लेक्चर में। मीनिंग ऑफ ईवे बिल एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, तो देखो क्या बोलता है, तो शॉर्टनोट में आ सकता है व्हाट इज ईवे बिल, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ईवे बिल इज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, ईवे बिल इज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन जीएसटी पोर्टल एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये गुड्स के केस में ही हो सकता है ईवे बिल। जैसे अभी मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपका लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूं, तो आई डोंट हैव टू मेक एनी ईवे बिल। सर्विस इंडस्ट्री में ईवे बिल नहीं हो सकता, खाली गुड्स इंडस्ट्री में हो सकता है। मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोला, गुड्स का मूवमेंट मतलब ब्रांच ट्रांसफर भी अगर होने वाला है तभी भी आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। गुड्स का मूवमेंट जहां पे होता है, जहां पे गुड्स ट्रक में चले जाता है जैसे ही, वैसे ही आपको ईवे बिल बनाना जरूरी है। सेक्शन 68 ये मेन सेक्शन है और इसके बहुत सारे रूल्स हैं। सेक्शन 68 मैंडेट दैट गवर्नमेंट मे रिक्वायर अ पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस। इन चार्ज ऑफ कन्वेंस मतलब जो कन्वेंस का मालिक है, जो ओनर है। अगर ड्राइवर है, अब एयरक्राफ्ट है तो पायलट है, वेसल है तो कैप्टन है, तो पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस कैरिंग एनी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स value exceeding such amount as may be prescribed, as may be specified, मतलब रूल्स में बताया जाएगा वैल्यू, ठीक है ना। to carry with him such document and such evidences as may be prescribed. Rule 138, तो सेक्शन 68 और रूल 138 ये जो है ये आपको पढ़ने हैं।
prescribes e-way bill as a document to be carried for the consignment of the goods in a prescribed area. तो सर मैंने 2000 रुपए का अभी मटेरियल परचेस किया मॉल में से, क्या मुझे उसके लिए भी ई-वे बिल बनाना पड़ेगा? आंसर इज नो। तो गवर्नमेंट ने एक वैल्यू रखा हुआ है, तो उन्होंने क्या बोला, मैंडेटरी कब है, ई-वे बिल इज मैंडेटरी इन केस, मैंडेटरी बोला अगर 50,000 के नीचे होगा तो ऑप्शनल होता है, 50,000 के ऊपर जाएगा तो मैंडेटरी हो जाता है। ई-वे बिल इज मैंडेटरी इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स of consignment value exceeding 50,000 रुपीज। जब कंसाइनमेंट की वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 रुपीज हो जाती है तो ई-वे बिल मैंडेटरी हो जाता है देश में, ठीक है ना। आपको जब भी ट्रैवल करना पड़ेगा विद कंसाइनमेंट। अभी जैसे मैंने मटेरियल परचेस किया था अपना खुद का ही ऑफिस का, जब हमारा काम चालू है तो हमने जो प्लाई लाया था वो 1,68,000 का था, तो वो मुझे क्या बोल रहे थे पता है, मैं आपको 4 बिल देता हूँ अलग अलग, 50,000 के नीचे की 4 बिल देता हूँ। मैंने बोला ऐसे कि मैंने जीएसटी भरा है, मेरा ऑफिस, मेरा जीएसटी रजिस्टर्ड है, आपका जीएसटी रजिस्टर्ड, आप ई-वे बिल बनाइए ना। लोग बहुत हेजिटेट करते हैं ई-वे बिल बनाने के लिए, खास करके रूरल एरिया में। तो हमने उसको, वो बोलता है अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ई-वे बिल बनाना, ये वो। हमने बोला हम बना देते हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 2 मिनट में बन जाएगा, आपके सामने बना के देते हैं। तो जब इतना सब बोलने के बाद उसने ई-वे बिल हमारा बनाया। लोग यूजुअली अपने गुड्स के मूवमेंट को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, ठीक है ना। तो वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 50,000 को मैंडेटरी हो जाता है ई-वे बिल। अब ये वैल्यू भी कैसे आएगा वो भी ध्यान दो। ये जो वैल्यू है, वैल्यू एक्सीडिंग, ये जो कंसाइनमेंट वैल्यू है ना, तो कंसाइनमेंट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू अंडर सेक्शन 15, वैल्यू अंडर सेक्शन 15 मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू जो हम निकालते हैं सेक्शन 15 का वो है, उसमें प्लस आपको जीएसटी की जितने भी टैक्स होते हैं, टैक्स हो या सेस हो, तो उसमें जीएसटी भी ऐड करना है। जैसे एक्सक्लूडिंग जीएसटी 48,000 है, लेकिन इंक्लूडिंग जीएसटी 65,000 होता है। तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी नहीं देखना आपको, इंक्लूडिंग जीएसटी का वैल्यू देखना, क्योंकि कंसाइनमेंट वैल्यू की बात हो रही है, इंक्लूडिंग जीएसटी। लेकिन इसमें क्या नहीं लेना है, अगर आपके इनवॉइस में अगर एग्जेम्प्ट गुड्स होंगे तो एग्जेम्प्ट गुड्स को नहीं लेना है, एग्जेम्प्ट गुड्स का वैल्यू नहीं लेना है। अगर उसका बिल उसी में मर्ज हुआ है गुड्स में, मतलब इनवॉइस में आपके टैक्सेबल गुड्स भी एग्जेम्प्टेड गुड्स भी, तो एग्जेम्प्टेड गुड्स को इग्नोर करना है। सर मूवमेंट शुड बी इन रिलेशन टू सप्लाई और फॉर रीजन अदर देन सप्लाई। तो सप्लाई के लिए भी रीजन हो सकता है, सप्लाई मतलब सेल हो गया, और अदर देन सप्लाई मतलब ब्रांच ट्रांसफर है, स्टॉक ट्रांसफर है, प्रिंसिपल से एजेंट के पास गुड जा रहा है, जो भी है अदर देन सप्लाई भी अगर होता है तभी भी आपको यहाँ पे करना है। या ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स दे रहा है तो उसको भी हम बोलते हैं ई-वे बिल लगना चाहिए आपको यहाँ पे। अब ई-वे बिल का फॉर्म क्या है ये आपको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे फॉर्म भरा जाता है, दिस इज मैंडेटरी। A registered person causing movement of goods shall furnish information relating to said goods in part A of GST ई-वे बिल 1, ठीक है ना, EW01। उसके पार्ट ए में गुड्स का डिटेल जाता है। तो पार्ट बी में क्या जाता है, पार्ट बी में ये ट्रक का डिटेल जाता है कि ड्राइवर कौन है, ठीक है ना, व्हीकल नंबर क्या है, वो पार्ट बी में जाता है, ठीक है ना। पार्ट ए में आपका जाता है इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, डिस्क्रिप्शन अबाउट गुड्स, ठीक है ना। और ये कब कब जनरेट करना है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सच मूवमेंट। चलो ठीक है सर। अब सर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे ई-वे बिल मैंडेटरी कराना पड़ता है, वो 50,000 का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता, पक्का करना ही पड़ता है, विदाउट इररेस्पेक्टिव ऑफ लिमिट आपको ई-वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा। एंड देयरफॉर दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज वेल एज थ्योरी आंसर। एक्सेप्शन टू द मिनिमम कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ 50,000, दिस मींस इसको बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ई-वे बिल बनाना ही पड़ेगा। वैल्यू देखना ही नहीं आपको, कौन सा सर, इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। जब प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के पास गुड्स जाता है, और क्यों ये किया गया उसका आपको रीजन अगर पढ़ना है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर आने का वेट कीजिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट में इसका लॉजिक है, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर जब गुड जाते हैं तो हमें कौन से डेट पे गया, वो डेट बहुत मैंडेटरी होता है, उसके लिए यहाँ पे करना जरूरी है। और दूसरा, interstate transfer of handicraft goods by a person exempted from obtaining GST registration। हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आप इंटरस्टेट मूवमेंट करते हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो आपका वैल्यू अगर 20 लाख तक है तो ही एग्जम्प्ट है। अब हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू अगर 20 लाख तक है एग्जम्प्ट है, तो हमें पता कैसे चलेगा इसका वैल्यू 20 लाख है कि नहीं है, क्रॉस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमने बोला भैया आपको ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है, भले आप 10,000 का गुड्स लेके जाओ तभी भी आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। तो दीज आर दी टू सिचुएशन जहां पे 50,000 का लिमिट नहीं लगता। It can come in multiple choice question, it can come in theory answer also, कि for every movement of goods
अबाउ ₹50,000 ई वे बिल इज मैंडेटरी, तो आंसर इज नो, ठीक है ना। देयर आर 2 एक्सेप्शन, और ये 2 एक्सेप्शन हो गए, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर और दूसरा इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो एग्जम्प्टेड है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ जीएसटी। चलो ठीक है। Who causes movement of goods? यूजुअली सप्लायर करता है, लेकिन कोई भी कर सकता है, उसमें क्या, बायर कर सकता है, कोई भी कर सकता है। If a supplier is registered and undertake a transport of the goods, movement of goods is caused by the supplier, तो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फिर ई वे बिल बनाने का। If recipient arranges the transport, then movement is caused by him, तो recipient ई वे बिल बनवाएगा। If goods are supplied by unregistered supplier to a registered recipient, the movement is caused by recipient, जो रजिस्टर्ड है उसको ई वे बिल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बात हो गई। इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पार्ट ए और पार्ट बी में क्या है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है और पता होना चाहिए, जनरली पता होना चाहिए। 2 फॉर्म होते हैं ई वे बिल के, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है, टू बी फर्निश्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, और पार्ट बी में क्या होता है, टू बी फर्निश्ड बाय द पर्सन हु इज द ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। तो ये ट्रांसपोर्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है भरना। तो देखो यूजुअली सीए के ऑफिस में जब ये काम आता है तो पार्ट ए भी हम ही भरते हैं, पार्ट बी भी हम ही भरते हैं, लेकिन वो डेटा उनसे लिया जाता है। सप्लायर से इसका डेटा मिलेगा, गाड़ी का डेटा तो ट्रांसपोर्टर ही देगा, गाड़ी का नंबर क्या है वगैरह, ठीक है ना। However, information in part A may be furnished by transporter if so authorized, और ई कॉमर्स ऑपरेटर कभी कभी क्या होता है, अमेज़न सेल करता है, सेलर कोई और होता है, लेकिन आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू परचेस करते हो, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका इंफॉर्मेशन भर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि उनको ही करना है। कुरियर एजेंसी भी कर सकती है अगर गुड्स उनके थ्रू गया तो। Who can generate ई वे बिल? ई वे बिल कौन जनरेट कर सकता है? यूजुअली सप्लायर को करना चाहिए या रेसिपिएंट को करना चाहिए, और दोनों ने नहीं किया तो ट्रांसपोर्टर को तो पक्का करना चाहिए। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्टर के ऊपर होती है, क्योंकि पहला पकड़ा जाएगा तो ट्रांसपोर्टर पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। ई वे बिल इज टू बी जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड कंसाइनर और कंसाइन, ट्रांसपोर्टर या ट्रांसफरी, ठीक है ना। देखो, इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज बीइंग डन बाय इन हिज ओन और हायर्ड कन्वेंस बाय द रेलवे और बाय द रेलवे और बाय एयर और बाय वेसल, or a transporter if the goods are handed over to a transporter for the transportation by the road, where neither the consignor nor the consignee generate the e-way bill and the value of goods is more than 50,000, it shall be the responsibility of transporter to generate it, तो ultimate responsibility transporter की है, ठीक है। आगे चलते हैं। other points, good transported by railway shall be delivered only on production of e-way bill। अब ये क्या होता है, अब रेलवे में से 1% का गुड्स नहीं जाता है, रेलवे में से तो 50 लोगों का गुड्स जाता है, क्योंकि अगर मुंबई से रेलवे अगर उत्तर प्रदेश जाने वाली है तो पूरा का पूरा वो लगेज, अपने देखा होगा लगेज करके कंपार्टमेंट होता है, पूरा भरा होता है वो, और 50 लोगों के, 60 लोगों के, 100 लोगों के वहां पे कंसाइनमेंट जा रहे हैं। अब रेलवे का कैप्टन उतने सारे ईवी बिल अगर अपने साथ लेके जाएगा तो पागल हो जाएगा। तो रेलवे को एक्सेप्शन दिया है गवर्नमेंट ने कि जब रेलवे जाती है तो रेलवे के अंदर ईवी बिल होना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ई-वे बिल आपको तभी दिखाना पड़ेगा जब आप डिलीवरी लेने जाओगे। तो ये रेलवे के लिए स्पेशल पॉइंट है, याद रख लेना। ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड इवन इफ कंसाइनमेंट वैल्यू इज लेस देन 50,000। अगर आपको रिकॉर्ड रखने हैं तो दिस इज ऑप्शनल टू यू, ठीक है ना। मैंडेटरी हो जाता है 50 के बाद, अप टू 50 ऑप्शनल है आपको। ऐसा कुछ नहीं कि आपको ई-वे बिल बनाने नहीं मिलेगा, आपको बनाना है कभी भी बना सकते हो। डिटेल्स ऑफ कन्वेंस मे नॉट बी फर्निश इन पार्ट बी। सर ऐसे कौन सी केस है जहां पे पार्ट बी मैंडेटरी नहीं है? पार्ट ए तो मैंडेटरी है, लेकिन पार्ट बी कब मैंडेटरी नहीं है? तो इन्होंने इंट्रा स्टेट में बोला है, इंटर में नहीं, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। जैसे मुंबई से गुड्स, मतलब अपने दादर से गुड्स जा रहे हैं अंधेरी में, अब दादर से अंधेरी का डिस्टेंस जो होगा वो 15 से 20 किलोमीटर का होगा, 20 किलोमीटर पकड़ के चलते हैं जहां पे भी जाना है ये गुड्स। अब 20 किलोमीटर के लिए उन्होंने बोला गुड्स कहाँ क्या जा रहा है, ई-वे बिल कौन से ट्रक में जाएगा, ट्रक का नंबर क्या है, वो सब कहाँ डालू साहब, वो रहने दो। तो उन्होंने बोला अगर अप टू 50 किलोमीटर अगर आप इंट्रा स्टेट मूवमेंट करते हो तो आपको ई-वे बिल का पार्ट बी भरने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। From the place of business of the consignor to place of business of the transporter for the further transportation, or place of business of transporter to finally place of business of the consignee। तो उन्होंने बोला ये 50 किलोमीटर के अंदर हो रहा है। अच्छा, आपको पता है महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर शेयर करता है। अब महाराष्ट्र से गुजरात गुड जा रहा है और ओनली 30 किलोमीटर है, किलोमीटर वाइज तो 30 किलोमीटर ही जा रहा है महाराष्ट्र से गुजरात में। जैसे हमारा जो एक एंड पार्ट है महाराष्ट्र का, यहाँ पे जो वेस्टर्न रेलवे का जो एंड पार्ट होता है, ठीक है ना, धानु के आगे, तो धानु से पकड़ लो गुड जा रहा है वापी में, या वापी के भी पहले एक स्टेशन आता है यहाँ पे गुजरात का, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस हो रहा है, महाराष्ट्र से गुजरात जा रहा है। तो क्या ई-वे बिल मैंडेटरी है? एन आंसर इज यस। क्यों ई-वे बिल मैंडेटरी भी और पार्ट बी भी मैंडेटरी? क्योंकि अभी यहाँ पे ये इंट्रा स्टेट नहीं हो रहा है, ये इंटर स्टेट हो रहा है। ये जो एक्सेप्शन है 50 किलोमीटर का वो खाली इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए है। तो ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 50 एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट,
ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अदर कन्वेंस, कभी कभी क्या होता है बड़े ट्रक में से गुड्स एक लोकेशन तक आते हैं और भी अभी जैसे पकड़ लो मुंबई से अमेजोन से जब हमने कुछ मंगाया हुआ है, तो मेरा टाउन तो बहुत छोटू सा टाउन है, अभी यहाँ पे तो 4-5 पार्सल होंगे, तो पूरा का पूरा बड़ा ट्रक यहाँ तक नहीं आएगा, तो पकड़ लेते हैं मुंबई से लेके कोल्हापुर तक, जहाँ पे हमारा मेन जो जिला है वहां तक आ गया बड़े ट्रक से गुड्स, और कोल्हापुर से आगे 100 किलोमीटर का जर्नी जो वो छोटे ट्रक से किया, ठीक है ना, स्मॉल व्हीकल से किया, या जो ट्रक यहाँ इस साइड आ रहा था उसमें गुड्स शिफ्ट हो गया, तो गुड्स चेंज होता है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत आप जब स्टडी करोगे आगे जाके तो गुड्स शिफ्ट होता है, तो उस केस में आप कन्वेंस जब चेंज करोगे तो पार्ट ए तो बदली करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट ए में तो गुड्स है, गुड्स तो चेंज नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट चेंज हो गया या व्हीकल चेंज हो गया तो पार्ट बी अमेंड करना पड़ता है, पार्ट बी अपडेट करना पड़ता है, तो उन्होंने बोला ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अदर कन्वेंस अगर करोगे तो इन सच केसेस ट्रांसपोर्टर or a generator of e-way bill shall update the new vehicle number in part B of e-way bill before such a transfer for further movement of goods, ठीक है सर। अब ट्रांसपोर्टर ने क्या बोला, भैया मेरे ट्रक में तो ना 8 लोगों का माल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों का गुड्स है यहाँ पे, अब 8 अलग अलग ई-वे बिल में लेके जाऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, उससे मैं क्या करता हूँ, मैं सारे इनवॉइस का डेटा वगैरह लेके एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बना लेता हूं, ताकि मुझे एक ही ई-वे बिल कहीं भी चेक पोस्ट पे पकड़ेंगे तो एक ही ई-वे बिल दिखाना है, 8 ई-वे बिल नहीं दिखाने पड़ेंगे। आफ्टर ई-वे बिल हैज बीन जनरेटेड where multiple consignments are intended to be transported in one conveyance, a transporter may indicate serial number of e-way bill generated in respect of each consignment electronically on the common portal, ठीक है ना, on the common portal, and a consolidated e-way bill in form of GST e-way bill 02, important, ठीक है ना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका एग्जाम अभी एमसीक्यू ओरिएंटेड होने के पूरे चांसेस है, ऑनलाइन होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम एमसीक्यू कहाँ से मिलेंगे उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। तो देखो ओरिजिनल ई-वे बिल तो बनता है फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल 01 में, अब यहाँ पे क्या हो रहा है 02 में कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बन रहा है, may generated by him on the said common portal prior to the movements of goods, where the consignor and consignee has not generated e-way bill in form GST 01 and the aggregate consignment value of the goods in the conveyance is more than 50,000, the transporter shall generate an individual e-way bill on the basis of invoice or bill or delivery challan and may also generate a consolidated e-way bill। तो क्या करना पड़ेगा, जहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग लोगों ने 20-20 हजार 30-30 हजार का गुड्स दिया हुआ है, तो उनके एंगल से तो उसको तो ई-वे बिल नहीं बनाना है, लेकिन अगर टोटल करेंगे सबका तो ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस ट्रक में 50,000 से ज्यादा गुड्स है, तो पहले वो 01 बनाएगा और 01 बना के अगर उसको कंसोलिडेट बनाना है तो बाद में 02 बनेगा, डायरेक्ट 02 नहीं बनेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लेकिन वो बता रहे कि अभी तक इफेक्टिव में नहीं है, शायद आ भी गया होगा, ये मॉडल पुराना 1 साल हो गया अभी मॉडल को प्रिंट होके। कैंसलेशन ऑफ ई-वे बिल, सर कभी कभी क्या होता है सारा प्लानिंग करने के बाद मूवमेंट कभी कभी कैंसिल करना पड़ता है, जैसे पेमेंट नहीं आता या पेमेंट होल्ड हो जाता है या ट्रांसपोर्टेशन डिले किया जाता है या व्हीकल का ब्रेकडाउन हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजन कि आप तो रेडी हो गए थे आज, मतलब ई-वे बिल जनरेट किया और आपको लग रहा है दोपहर में आज मेरा ट्रक आएगा, गुड्स लोड होगा और निकल जाएगा, और आपने सेफर साइड ई-वे बिल बना के रख दिया था, लेकिन वैसा हुआ नहीं, तो सर कैन आई कैंसल द ई-वे बिल, आंसर इज यस। लेकिन सर मैं ई-वे बिल में ना मैंने ना कुछ टाइप करने के टाइम पे टाइपिंग एरर कर दिया सर, तो कैन आई अपडेट और कैन आई चेंज और कैन आई अमेंड, ठीक है ना, कैन आई रिवाइज द ई-वे बिल, आंसर इज नो, यू कैन नॉट रिवाइज द ई-वे बिल, यू कैन नॉट अपडेट द ई-वे बिल, बट यू कैन ऑलवेज कैंसिल द ई-वे बिल, और कैंसिल करने का टाइम होता है 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेशन, आपको 24 आवर्स का टाइम मिलता है फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेशन टू कैंसिल योर ई-वे बिल। ओके नेक्स्ट सर, ये तो हो गया 24 आवर्स का टाइम, अगेन 24 आवर्स इज इंपॉर्टेंट डेटा, तो यू नो दैट, अभी जहां पे डेटा होता है वहां पे एमसीक्यू बनता है, ठीक है ना। वैलिडिटी पीरियड फॉर ई-वे बिल और कंसोलिडेट ई-वे बिल, अब वैलिडिटी पीरियड में अमेंडमेंट आया था, ठीक है ना, अमेंडमेंट आया था इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर मुंबई से पुणे आना है तो एक 150-160 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, वैसे तो ट्रक के लिए एक दिन काफी हो गया आने के लिए, एक दिन में मुंबई से पुणे आ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आपको और एक दिन दे देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है अगर अप टू 100 किलोमीटर होगा तो ई-वे बिल जो वैलिड रहेगा, लाइव रहेगा पोर्टल पे, वो होगा 1 डे इन केसेस ऑफ अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, मतलब नॉर्मल कार्गो, नॉर्मल ट्रक जब निकलता है तो ई-वे बिल अगर 20 किलोमीटर के लिए जाने वाला है, 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर के लिए अगर जाने वाला है गुड्स, तो वैलिडिटी होगा 1 किलोमीटर 1 डे, ठीक है ना, फॉर 100 किलोमीटर 1 डे।
तो 160 किलोमीटर के लिए कितना होगा सर? तो प्रोपोर्शनेट नहीं करते हम डायरेक्टली बोल देते हैं अभी 2 डे हो जाएगा। फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ मतलब इवन तो ये 101 भी होता है तभी भी पार्ट माना जाता है, और 198 होता है तभी भी पार्ट ही माना जाता है। इसके लिए अभी एडिशनल एक दिन मिलेगा आपको। एक तो 100 तक हो गया और उसके बाद और एक दिन मिलेगा, मतलब 2 दिन का मिलेगा सर। 405 दिन अगर मुझको 405 किलोमीटर जाना है तो 405 किलोमीटर जाना है तो 5 डेज का आपका ई-वे बिल का वैलिडिटी हो जाता है, ओरिजिनल 1 और एडिशनल 4, ठीक है ना। 1 एडिशनल डे इन केसेस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। सर ये ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है? आपको गूगल करके दिखा देता हूँ ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है। बड़े बड़े ट्रक आपने कभी देखे होंगे, लॉरीज होती है हाईवे पे एकदम स्लो चलती है, 10 के 20 की स्पीड पे जाती रहती है, ठीक है ना। ओवर डायमेंशनल कार्गो, अब देखो जरा इमेजेस यहाँ पे, तो आपको ये देखो ऐसे ट्रक देखे क्या कभी आपने? बड़े बड़े ट्रक ओवर डायमेंशनल कार्गो, बताओ कभी हाईवे पे देखा आपने ऐसा कुछ गुड्स जाते हुए? जल्दी बोलो, तुम लोग रिप्लाई नहीं करने वाले हो तो मैं आगे जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया ओवर डायमेंशनल कार्गो। ओवर डायमेंशनल कार्गो में क्या होता है? टाइम ज्यादा लगता है ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है ना। ये सब ट्रांसपोर्ट करने में नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से टाइम ज्यादा लगता है। तो उन्होंने क्या बोल दिया ओवर डायमेंशनल कार्गो को उन्होंने फर्स्ट दिया है 20 किलोमीटर का, मतलब 20 किलोमीटर तक अगर आपको जाना है तो एक दिन का टाइम दिया, विच इज आई गेस सफिशिएंट, मोर देन इनफ, ठीक है ना। टाइम दिया हुआ है 20 किलोमीटर तक जाने के लिए एक दिन का टाइम। तो सर मुझे 84 किलोमीटर जाना है तो क्या करने का? सिंपली 84 डिवाइड बाय 20 करने का। 84 डिवाइड बाय 20 करने का आ रहा है 4.2। 4.2 मतलब राउंडेड ऑफ 5 डेज मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। सर मुझे 138 किलोमीटर जाना होगा तो कुछ नहीं, 138 किलोमीटर जाना होगा तो डिवाइड बाय 20 करने का। डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 6.9 आ रहा है। 6.9 मतलब 7 डेज, 1 ओरिजिनल और फिर 7 डेज एडिशनल मिलेंगे आपको। 6 डेज एडिशनल, टोटल 7 डेज मिलेंगे। 1 एडिशनल डे इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो। तो सर अमेंडमेंट क्या आया था? अमेंडमेंट ये आया था अभी रिसेंटली, इसमें फाइनेंस एक्ट ये नहीं, अमेंडमेंट किधर गया, अमेंडमेंट किधर गया, अमेंडमेंट किधर गया? कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ गुड्स ना वेसल के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होता है थोड़ा टाइम, ठीक है ना। मतलब समझो आपको अगर क्या बोलते हो अपना अलीबाग, मुंबई से अलीबाग अगर गुड्स जाने हैं तो पहले तो अपने पकड़ लो दादर से अपने मुंबई के पोर्ट तक, ठीक है ना, चर्चगेट तक जाएगा ट्रक से, फिर ट्रक से जाएगा वेसल पे, फिर वहां पे अलीबाग के पोर्ट पे अनलोड होगा और वहां से फिर से जाएगा आगे ट्रक से। तो जब ऐसा होता है, ठीक है ना, जब ऐसा होता है कि एक लेग मिनिमम एक टाइम आपका वेसल पे अगर गुड्स अगर जा रहा है तो आपको जो 100 किलोमीटर वाला जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको वो ओवर डायमेंशनल कार्गो वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। ये देखो ये किसको होता है? 20 किलोमीटर वाला। 1 डे इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट, ये जरा देखो इसका नाम याद रखो, मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप। 1 लेग मतलब जितना भी आप अभी 3 बार गुड्स मैंने बताया ना, मुंबई से अगर अलीबाग जाना है तो पहले ट्रक फिर वेसल, ठीक है ना, और अलीबाग में फिर से ट्रक। तो एक बार वेसल में गया था ना गुड्स, एक बार वेसल में गया था, इसका ये मतलब होता है कि अभी आपको क्या करना है? 20 डेज वाला कंसिडर करना है, 100 डेज वाला वैलिडिटी नहीं करना है। इसके अलावा और क्या है सर? इसके अलावा अभी यहाँ पे याद रखने जैसा और क्या है? अब इसमें एक बात और आपको याद रखनी है जो ऊपर लिखी है कि अगर आज अगर ई-वे बिल बनाया आपने, आज कितने भी बजे बना, आज का तारीख क्या है? आज का तारीख है अपना 11 नवंबर। क्या डेट है आज? 11 नवंबर है, ठीक है ना। आज आप 11 बजे पकड़ लो, 11 AM में आपने क्या किया? अपने 11 AM में अपनी ई-वे बिल बनाया, तो 11 to 11 एक दिन काउंट होगा क्या सर? तो आंसर इज नहीं, ठीक है ना। 11 नवंबर बनाया तो 11 नवंबर को पूरा इग्नोर करो, तो नेक्स्ट डे कौन सा आता है? 12 नवंबर। तो 12 नवंबर की मिडनाइट, 12 नवंबर की मिडनाइट मतलब 12-13 की जो रात होती है, 12 तारीख और 13 तारीख के बीच में जो रात आएगी, मतलब कल के रात के 12 बजे पहला दिन खत्म होता है।
आज शाम को 8 बजे भी अगर बनाया तो सर 8 पीएम को भी आपने अगर ईवी बिल बनाया तो सेम 8 पीएम को भी अगर आपने ईवी बिल बनाया तो आज का दिन इग्नोर कर दो, कल से काउंटिंग चालू होता है। तो इसके ऊपर याद रखना, जो फर्स्ट डे काउंट होता है वो टाइम टू टाइम काउंट नहीं होता, आज के आज नहीं काउंट होता कल, क्योंकि आज अगर आपको 11 बजे में ईवे बिल बनाऊंगा और 12 बजे एक्सपायर हो जाएगा तो क्या मतलब है ईवे बिल बनाने का? 1 घंटे का थोड़ी ना क्या वैलिडिटी दोगे आप मुझे, उड़ा के तो नहीं लिख जाऊंगा कार्गो। तो जिस दिन ईवे बिल जनरेट होता है वो दिन इग्नोर करके उसके आगे वाला दिन काउंट करते हैं। वो एक बात आप याद रखो। सर ईवे बिल जो होता है उसको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि मैंने जिसको गुड्स दिया हुआ है, कभी कभी हम गलत पर्सन के नाम पे अगर हमने ईवे बिल बनाया तो सामने वाले को जब नोटिफिकेशन जाता है तो ही कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, लेकिन इंडस्ट्री में लोगों के पास टाइम नहीं होता इतना एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो हम 72 आवर्स में मान लेंगे कि डीम्ड एक्सेप्टेंस हो गया। हमने क्या मान लेंगे कि डिलीवरी हो चुका है। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं भी किया तभी भी हम मान लेते हैं कि डिलीवरी हो गया। वो 72 आवर्स का टाइम होता है उसके पास ईवे बिल जनरेट होने के बाद उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का, ठीक है ना। इज ईवे बिल रिक्वायर्ड इन ऑल द केसेस? ईवे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन सर्टेन स्पेसिफाइड केसेस। जहां पे कैश जा रहा है, अभी जैसे कैश ट्रांसपोर्ट हो रहा है एटीएम में लोड होने के लिए, उसका ईवे बिल बनाएंगे तो चोर लोग अगर जीएसटी पोर्टल पे बैठ जाएंगे और देखेंगे कैश कहां से कहां जा रहा है और कितना कैश जा रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोल है, इग्नाइट है, कुछ उन्होंने मिनरल दिए हुए उसका ईवे बिल नहीं बनता। तो ऐसे कुछ उन्होंने आइटम लिखे हुए जिसका ईवे बिल नहीं बनता, तो आप देख लेना वहां पे। सर ये डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे आपको? तो मैंने क्या बोला आपको, डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इनवॉइस लगेगा, और जहाँ पे एग्जम्प्ट गुड्स होते हैं या तो जहाँ पे कंपोजिशन डीलर के गुड्स होते हैं वहां पे बिल ऑफ सप्लाई लगेगा। और जहाँ पे सप्लाई जहाँ पे सप्लाई, ठीक है ना, जहाँ पे सप्लाई डिलीवरी चालान कब लगता है? जब होल्डिंग कंपनी टू सॉरी ब्रांच टू एचओ जा रहा है या प्रिंसिपल टू एजेंट जा रहा है, मतलब सप्लाई नहीं हुआ है तभी डिलीवरी चालान लगता है। कॉपी ऑफ ईवे बिल इन फिजिकल फॉर्म और बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मैप टू RFID, ठीक है ना, एम्बेडेड ऑन द कन्वेंस। ये RFID जो है वो क्या है मैंने बताया था अभी आगे जाके, डिवाइस जो होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस करके कुछ तो वो इंस्टॉल करेंगे ट्रक में, वो आगे जाके होने वाला है, अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर क्या डिपार्टमेंट कभी भी इनको रोक के डॉक्यूमेंट और गुड्स वेरीफाई कर सकता है? एनी टाइम। कमिश्नर और ऑफिसर एम्पावर्ड बाय इन दिस बिहाफ may authorize proper officer to intercept any conveyance to verify e-way bill and e-way bill number and physical form of the all inter and intrastate movement of the goods। तो ये तो हो ही गया। सर एक बार इंस्पेक्शन अगर होता है तो ऐसे ना हो कि आपको प्रॉपर ऑफिसर हायरास करे, टॉर्चर करे अननेसेसरी। तो उसने क्या करना है कि जब भी ई-वे बिल जब भी आपका इंस्पेक्शन होगा उसके विद इन 24 आवर्स में एक बेसिक रिपोर्ट पोर्टल पे अपलोड करने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डिटेल रिकॉर्ड अपलोड होते हैं विद इन 3 डेज। तो ये भी याद रखो आप। इंस्पेक्शन अगर हो गया, आपके ट्रक को पकड़ा गया, तो 24 आवर्स में उनको बेसिक इंफॉर्मेशन अपलोड करनी पड़ेगी, और डिटेल रिपोर्ट की क्या गुड्स थे, आपने मैच किया था क्या, वो सारा डिटेल रिपोर्ट जो जाता होगा डिपार्टमेंट का और काम है, वो हमारा काम है नहीं, वो विद इन 3 डेज अपलोड होगा। दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड द चैप्टर ऑफ ई-वे बिल, ठीक है। कुछ अभी इसमें बातें कर लेते एमसीक्यूज की। इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई सर्विसेज इनवॉइसेस शैल बी इशूड विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम। सर्विसेज में कितने टाइम में देना होता है? तो 30 डेज में देना होता है, आपको मैंने बता दिया था, ठीक है ना, इनवॉइस। इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बाय इंश्योरर बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके लिए 45 डेज का टाइम होता है। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल, मैंने बताया था मेरा और वोडाफोन का कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यानी ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ये आपको उनको करना पड़ेगा यहाँ पे इनवॉइस इशू। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई वेयर ड्यू डेट इज नॉट असर्टेनेबल, ये मेरा और क्लासेस का रिलेशन आपको बताया था, और मेरा या ऑडिट वालों का रिलेशन बताया जहाँ पे मैं ऑडिट करता हूँ, पेमेंट देते लेकिन कब देते वो नहीं पता होता। तो ऑन और बिफोर रिसीव सच पेमेंट, मतलब पेमेंट मिलने से पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ता है। वेयर गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस, तो कितने दिन में इनवॉइस इशू करना पड़ता है? तो बिफोर और एट अ टाइम ऑफ सप्लाई या 6 मंथ whichever is earlier, ठीक है ना। तो अर्लियर ऑफ ए एंड बी, तो ये आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट, हाँ, तो इतने एमसीक्यूज थे इस चैप्टर के, एमसीक्यूज भी मैंने करा लिए। सुल्तान इंडस्ट्रीज लिमिटेड दिल्ली इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद प्रकाश एंटरप्राइज दिल्ली फॉर सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट ऑफ मशीन ऑन 7 सितंबर।
The spare parts were to be delivered on 30th September. Sultan Industries Limited removed the finished parts from the factory on 29th September. Determine the date by which invoice must have been issued. अब गुड्स है, मोमेंट इन्वॉल्व है, तो 29 सितंबर के पहले आपको इनवॉइस और ईवे बिल दोनों बना देना चाहिए था, ठीक है ना। आगे चलता हूँ। MBM caretakers, a registered person, provides services, repairs and maintenance of electronic appliances. On first, it has entered into an annual maintenance contract with P for its air conditioner, washing machine. As per the terms of the contract, maintenance service will be provided at the first day of each quarter for the relevant financial year, and the payment for the same will be due on that day, on the day on which service is rendered. During the year, it provides services on 1st April, 1st July, 1st October, and 1st January in accordance with the terms of contract. When should MBM caretakers issue the invoice? अब देखो यहाँ पे आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस दिख रहा है, क्योंकि 3 मंथ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है और पीरियोडिकल पेमेंट का भी यहाँ पे कंडीशन दिख रहा है, और यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है, तो ऑब्वियसली इन ड्यू डेट्स के पहले उसको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए एट अ टाइम और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्विसेज, तो उस दिन तो कम से कम करना चाहिए। तो ये सारे डेट है जब इनवॉइस जाएगा। अब आपका लेक्चर लॉग आउट होने आया हुआ है, 11:54 हो रहे, प्लीज ज्वाइन मी एट 12:10, ठीक है ना। 12:10 को आप मुझे प्लीज ज्वाइन करो, फिर से रीज्वाइन करना है 12:10, ओके। छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेता हूँ। श्याम फैब्रिक्स हैज ऑप्टेड फॉर अ कंपोजिशन लेवी इन करंट फाइनेंशियल ईयर, इट हैज अप्रोच्ड फॉर द एडवाइस वेदर इज मैंडेटरी टू इशू अ टैक्स इनवॉइस। नहीं, कंपोजिशन हो तो आपको टैक्स इनवॉइस नहीं देना है, बिल ऑफ सप्लाई देना है, ठीक है ना। डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू इश्यूएंस ऑफ रिफंड वाउचर अंडर सीजीएसटी एक्ट। मैंने वो बता दिया था, रिफंड वाउचर कब जाता है आपका, जब आप एडवांस लेते हो और एडवांस लेके सप्लाई नहीं करते, आपको पता है ना, लड़की भाग जाती है तो उसको रिफंड वाउचर देना पड़ता है जब रिफंड करोगे तो। इज द रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9394 रिक्वायर्ड टू इश्यू इनवॉइस? यस, 94 वालों को रिक्वायर्ड टू इश्यू इनवॉइस है। 93 में अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं होगा और आप अगर रजिस्टर्ड हो तो आपको करना पड़ेगा, सामने वाला अगर नहीं होगा तो एक चार्ट आपको मैंने बताया था, वो आप चार्ट डिस्कस कर लोगे तभी भी हो जाएगा। यहाँ पे डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू इश्यूएंस ऑफ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। शॉर्ट नोट आ गया, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट का। व्हाट इज द टाइम पीरियड इन विच इनवॉइस हैज टू बी इशूड फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस? 30 डेज और बैंकिंग कंपनी के लिए 45 डेज। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर within the which invoice has to be issued in case of involving continuous supply of goods? तो सक्सेसिव पेमेंट और सक्सेसिव स्टेटमेंट, ये दो यहाँ पे दिखने चाहिए। व्हाट इज द टाइम पीरियड विथिन विच इनवॉइस हैज टू बी इशूड इन केस इन्वॉल्व कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस? 3 सिचुएशन, ड्यू डेट पक्का है तो बिफोर ड्यू डेट, ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट नहीं पता तो ऑन और बिफोर पेमेंट, और इवेंट बेस्ड होगा तो ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ इवेंट। What is the time period within which invoice has to be issued when the goods are sent on accrual basis, either before supply or 6 months, whichever is earlier? तो ये बातें अपनी हो गई, ये पूरा लेक्चर आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, वो हम चालू करेंगे 12:10 को। 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट का फटाफट ब्रेक ले लो और आ जाओ 12:10 को। चलो बाय बाय।